चंद्रशेखर जी के लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था और वो था देश की आजादी। और ये क्रांति का मार्ग ही उन्हें उनकी मंजिल तक लेकर जा सकता था। वे देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे और पढ़ाई में अब उनका मन लगता नहीं था। उनके दिमाग में हर वक्त भारत की आजादी का विचार रहता और वे सोचते रहते कि वे इसके लिए क्या योजना बनाएं और कैसे इसे प्राप्त करें। देश की जनता मानो गहरी नींद से उठकर अब जाग चुकी थी। जगह जगह पर लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ धरने और प्रदर्शन के माध्यम से विरोध करने लगे थे। उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उनका ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उन दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल गोरखपुर में चौरा चौरी के पास ग्रामीणों और सिपाहियों की आपस में झड़प हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने सिपाहियों को बुरी तरह से पीट दिया। इससे ग्रामीण आवेश में आकर थाने चले गए और पथराव करने लगे। ग्रामीणों को ऐसे रूप में देखकर सिपाही भागकर थाने में घुस गए और उन्होंने थाना अंदर से बंद कर लिया। उस समय उन्हें यह चाहिए था कि वे अपने साथी पुलिस कर्मियों को सजा देते और ग्रामीणों से क्षमा मांगते, लेकिन ब्रिटिश शासन के क्रूर सिपाहियों ने किसी के आगे सर झुकाना कहाँ सीखा था। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर चौरा चौरी थाने में आग लगा दी और उस आग में थाने के दरोगा सहित कई सिपाही जलकर राख हो गए। इस हिंसात्मक आंदोलन ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और अगले दिन ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता उस समय काफी उत्साहित थी और जब महात्मा गांधी जी ने यह फैसला लिया तो सब हैरान हो गए कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। इस आंदोलन के रुकने से सबसे ज्यादा मायूसी युवा वर्ग को हुई थी और चंद्रशेखर जी को भी गहरा आघात लगा था। लेकिन अब इस क्रांति के मार्ग से वापस आना उनके लिए असंभव था। अब वे राजनीतिक आंदोलनों में और भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे और वे अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। आखिर में बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अब वे लक्ष्य को अंजाम देने के लिए एक उचित वातावरण की खोज करने लगे। उनका मानना था कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए लड़ना पड़ता है। बनारस में भी क्रांति की अग्नि धीरे धीरे प्रचंड हो रही थी। इन क्रांतिकारी गतिविधियों में बंगाल के क्रांतिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और बंगाल प्रांत से ही इन क्रांतिकारियों ने देश के कोने कोने में अपना जाल फैला रखा था। बनारस षड्यंत्र के नेता और क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ता सचेंद्र नाथ सान्याल के गिरफ्तार होने के बाद उन्हें काले पानी की सजा दी गई थी, जिसकी वजह से यह आंदोलन कुछ समय के लिए सुस्त पड़ गया था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उस समय युवा वर्ग बहुत दुखी हो गया था। उन्हें लगा ऐसे तो आजादी कभी नहीं मिलेगी। ईयर 1922 में राजनीतिक बंदियों को माफ कर दिया गया और सभी क्रांतिकारी जेल से छूट गए। सचेंद्र नाथ सान्याल ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर से एक क्रांतिकारी दल का गठन कर लिया। इस दल की गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही था। उसी समय बंगाल में अनुशीलन समिति नाम की एक क्रांतिकारी संस्था कार्य कर रही थी। सान्याल का क्रांतिकारी दल और अनुशीलन समिति एक लंबे समय से अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन उनकी कार्य पद्धति एक जैसी थी। इन दोनों क्रांतिकारी संगठनों ने मिलकर एक साथ काम करने का फैसला किया और इस दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इस एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य थे नागरिकों को मताधिकार प्राप्त कराना, समाज के शोषित वर्ग की मदद करना आदि। बनारस में राजेंद्र नाथ लहरी, सचेंद्र नाथ सान्याल तथा रविंद्र मोहन इस दल का मार्गदर्शन कर रहे थे। इन्हीं दिनों एक दिन आजाद की मुलाकात दल के प्रमुख संगठनकर्ता प्रणवेश जी से हो गई। वे आजाद के विचारों और उनके कारनामों से बहुत प्रभावित हुए
और उनका ये मानना था अगर आजाद जैसा कार्यकर्ता किसी संगठन में शामिल होगा तो निश्चय ही वो संगठन बहुत अच्छे से काम करेगा। प्रणवेश जी ने आजाद के सामने अपने संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। आजाद तो जैसे इसी मौके की ही तलाश कर रहे थे और उन्होंने प्रणवेश जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। इसी संगठन के सदस्य बनने के बाद उनकी मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों से हुई और यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन को एक नई दिशा मिली। दोस्तों, किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए एक नेक इरादे की जरूरत होती है। अगर इरादा सच्चा और जनहित की भलाई के लिए हो तो वो मकसद जरूर पूरा होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य बनने के बाद आजाद अब काफी सक्रिय हो गए थे। उनके दल के सभी साथी क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थे। ये नवयुवक अपनी वीरता और साहस से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे रहे थे। आजादी के ये मतवाले अपने वतन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे अपने निजी स्वार्थों को, सुखों को, अपने परिवारों को और यहाँ तक कि अपने आप को भूलकर देश हित के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी और इस काम के लिए आजाद को नियुक्त किया गया था। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर गांव-गांव घूमते और नवयुवकों से मिलकर उनके विचार जानने का प्रयास करते। जिन नवयुवकों में उन्हें वीरता एवं साहस के गुण दिखते और जिनके विचार क्रांतिकारी प्रतीत होते थे, उन्हें वे अपने दल में शामिल कर लेते थे। आजाद के प्रयत्नों से संगठन में सदस्य बढ़ने लगे, लेकिन संगठन को ठीक से चलाने के लिए और उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए जरूरत होती है धन की। लेकिन ये धन आता कहां से? इस पर संगठन के सभी प्रमुख सदस्यों ने मिलकर एक उपाय निकाला और वो था पूंजीपतियों के घर डाका डालना और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना। दरअसल उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो भोले भाले गरीबों को और निर्बल लोगों को अमानवीय तरीकों से लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते थे। इस संगठन ने इन्हीं लोगों से अपनी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन प्राप्त करने का निश्चय किया। फतेहपुर के एक गांव में शाम के समय दल के चुने हुए कुछ लोग, जिनमें अशफाकुल्ला खान आदि शामिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाका डालने निकल पड़े। गांव का मुखिया अंग्रेजों का खास था और अक्सर सरकारी कर्मचारी उसके घर पर निमंत्रण पर आते ही रहते थे। इसीलिए किसी को जरा भी शक नहीं हुआ और बिना किसी रोक टोक के दल के लोग उसके घर पर पहुंच गए। थोड़ी देर में ही शोर मच गया कि मुखिया के घर डकैती पड़ रही है और देखते ही देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को देखकर क्रांतिकारियों ने उन्हें डराने के लिए पिस्तौल निकाल ली और धन लूटने में लगे रहे। बिस्मिल ने पहले ही कह दिया था कि औरतों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वे वार ही क्यों न कर दे। बिस्मिल ऐसा मानते थे कि जो क्रांतिकारी स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकते, वे क्रांति के पवित्र उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते। पुरुष तो डर कर भाग गए थे, लेकिन वहां पर स्त्रियां भी थीं। उन्होंने बिस्मिल की इस नीति का लाभ उठाया। उनमें से 2 औरतें आगे बढ़ी और उन्होंने क्रांतिकारियों के हाथ से पिस्तौलें छीन ली और उनकी वजह से क्रांतिकारियों को लूट का माल भी वापस देना पड़ा। घर के बाहर भीड़ थी और सब क्रांतिकारी निशस्त्र थे। ऐसे में बिस्मिल ने दल के सभी सदस्यों को भागने का इशारा किया और वे सब वहां से बिना कुछ लिए ही भाग गए। धन ना इकट्ठा होने की वजह से दल की गतिविधियां रुक गई थी। आजाद इसी चिंता में डूबे रहते थे कि धन कहां से आएगा। एक दिन वे इसी चिंता में डूबे थे और घूम रहे थे कि तभी वहां से एक परिचित गुजरा और उसने पंडित जी को बोला, पंडित जी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पंडित जी ने थोड़ा खिन्न होकर जवाब दिया, भाई इस समय तो धन की कमी से परेशान हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि धन की व्यवस्था कहाँ से की जाए। परिचित ने पंडित जी की बात सुनकर कहा, अरे इतनी सी बात पर परेशान होना आप जैसे साहसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता।
फिर परिचित ने थोड़ा सोचते हुए पंडित जी से कहा, वैसे आप चाहें तो लाखों रुपयों की व्यवस्था आज ही हो सकती है। पंडित जी के चेहरे पर उत्सुकता के भाव आ गए और उन्होंने पूछा, लेकिन कैसे? परिचित ने थोड़े धीरे स्वर में कहा, पास ही के गांव में एक सेठ रहता है। गरीबों का खून चूस चूस कर काफी धन इकट्ठा किया है उसने। उसके नौकरों से मेरी काफी गहरी जान पहचान है। अगर आप कहें तो आज ही इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, आजाद अपने असूलों के बहुत पक्के व्यक्ति थे और उनका चरित्र भी बहुत उज्जवल था। दरअसल जब आजाद ने यह सुना कि वह सेठ गरीबों का खून चूसता है तो वह फौरन इस डकैती के लिए तैयार हो गए। वे डाकू नहीं थे। देश प्रेम ने उन्हें यह काम करने के लिए मजबूर कर दिया था और इस समय उन्हें किसी भी तरह इस धन की आवश्यकता थी। आजाद और उनके दल के व्यक्ति उस सेठ के घर डाका डालने निकल पड़े और वहां पहुंचकर दल के लोग धन इकट्ठा करने में लग गए। उसी घर में एक सुंदर युवती भी थी जिसको उनका साथी छेड़ने लगा। वो युवती बहुत घबरा गई और लज्जा और डर से कांपने लगी। आजाद ने जब अपने दल के साथी को ऐसा शर्मनाक व्यवहार करते देखा तो गुस्से से उनका खून खौल उठा। वे अखंड बाल ब्रह्मचारी थे और किसी नारी का अपमान होते ना तो वे देख सकते थे और ना ही सहन कर सकते थे। उसी समय उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चलाकर अपने साथी को वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद आजाद ने हाथ जोड़कर उस युवती से क्षमा मांगी और बिना एक पैसा लिए वे वहां से चले गए। दोस्तों, एक क्रांतिकारी बनना और इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाले लोग एक अलग ही मिट्टी के बने हुए होते हैं। क्रांतिकारी संगठन की गतिविधियों को चलाना भी एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, जिसमें पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दल को भी ऐसी काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैसे किया होगा क्रांतिकारियों ने अपने दल के लिए पैसों का इंतजाम? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ क्रांति के इस रोमांचकारी सफर पर। दोस्तों, क्रांतिकारी बनना वाकई कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए अपने देश के लिए अंतहीन प्यार, एक अलग समझ और रगों में ऐसा खून दौड़ना चाहिए जो अपने राष्ट्र की सेवा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्रांतिकारियों का बस एक ही मकसद था और वो था इन अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति। इस बात को